अरुण जी, अगर आपके साथ ही पहले मैं शुरुआत कर लूँ, फिर अजॉय से पूछूँगी कि संसद में क्या मायने हैं इन तमाम चीज़ों के। ये पिछले हफ्ते 10 दिन का जो ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाक़ई जिस तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, ये उसको झटका पहुँचाने की, या अंग्रेज़ी में कहें तो एंड ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी है, उस तरह से देखा जाएगा क्या? देखिए, सचमुच में जो हुआ है अडानी का किस्सा, उसको पहले समझ लें कि कैसे हुआ है। अगर दुनिया में जो बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, अगर उनको हम देखें, तो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है या उन्होंने कोई फाइनेंस में कुछ किया है और उससे वो अमीर हुए हैं। लेकिन अडानी जी जो हैं, वो एक्विजिशन से बड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे जो फर्म्स थे, जो चल रहे थे, उनको एक्वायर किया है। और दूसरी बात हुई कि जब उनके क्योंकि कनेक्शंस अच्छे रहे, तो इसलिए लोगों को लगा कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, तो इसलिए उनकी कंपनियों के शेयर्स के दाम बहुत आगे बढ़ गए। तो कई कंपनियों के दाम तो कई गुना मतलब बढ़ गए पिछले सालों में, और उनकी संपत्ति जैसे आपने बताया कि $8 बिलियन से $140 बिलियन हो गई, और कंपनी भी करीब 20 गुना ज्यादा बड़ी हो गई। तो ये किस प्रकार से हुआ? ये हुआ इस प्रकार से कि क्रोनिज्म है हमारे देश में। कैपिटलिज्म में क्रोनिज्म होता है, यानी कि जब बिजनेसमैन की और जो पॉलिटिशियन की सांठगांठ होती है। पर ये एक एस्टाउंडिंग लेवल पे था, इतने बड़े लेवल पे कहीं क्रोनिज्म नहीं देखा गया कि इतनी ज्यादा मदद मिली हो। और जो आप बता रही थी कि राहुल गांधी ने आज बताया कि वो चाहे विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट हो, वो चाहे देश में कंपनियों को एक्वायर करने की बात हो, जैसे कि बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जब नहीं बेच रहे थे जो ओनर थे, तो उनके ऊपर रेड्स हुए और रेड्स के बाद उन्होंने बेच दिया। तो यानी ये दिखा रहा है कि जो हर तरह से मदद मिली, और उस मदद के जरिए से अडानी इतने बड़े हो गए इतनी जल्दी। उसमें आपने एलआईसी का जिक्र किया कि एलआईसी ने उसमें पैसा डाला, जबकि म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं डाल रहे थे। जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स हैं, वो तो पैसा डालेंगे जहां पे प्रॉफिट दिखेगा। तो जब इतना प्रॉफिट हो रहा था तो क्यों नहीं डाल रहे थे? वजह यह है कि अडानी को बहुत ज्यादा लोन मिला है। उनको जितना इक्विटी है उससे कहीं ज्यादा, इसको गियरिंग रेशियो बोलते हैं। और जितना अगर आपका लोन का रेशियो जो इक्विटी से है वो ज्यादा होता है, तो उतना रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स देख रहे थे कि ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, इसलिए वो कर नहीं रहे थे। हालांकि प्रॉफिट वहां पे बहुत बन रहा था, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। जो एलआईसी के बारे में भी कहा जाता है कि देखिए, एलआईसी की भी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उससे कहीं ज्यादा उनको प्रॉफिट हो गया है। पर ये प्रॉफिट तो एक नोशनल प्रॉफिट है, क्योंकि आपने जो आर्टिफिशियली उसको बढ़ा के किया है। तो कुल मिला के ये जो एक एटमॉस्फेयर पैदा किया गया कि जहां पे जैसे कोरिया के चाय बॉल्स हैं, वो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनको बहुत बड़ा किया गया जानबूझ के सरकार की मदद से। वही यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो सरकार है उसने एक जो एंटिटी है उसको बहुत ज्यादा मदद की है, अडानीज को। तो इससे जो सारा एटमॉस्फेयर है हमारे स्टॉक मार्केट का, उस पर क्वेश्चन मार्क उठ खड़ा होता है कि जब इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट में पैसा आया, पैसा से जो उनकी जो इक्विटी बढ़ा, तो क्यों नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ? तो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था पहले ही कि इतनी तेजी से पैसा आ रहा है, इतना ज्यादा बढ़त हो रही है, तो इसके पीछे क्या राज है? तो यानी कि सेबी पे भी क्वेश्चन मार्क होता है। फिर जैसे बैंकों ने पैसा उधार दिया, तो वहां पे क्या ड्यू डिलिजेंस हुआ? जैसे कि जब पहले ऑस्ट्रेलिया गए प्रधानमंत्री, वहां पे मल्टीनेशनल बैंक्स ने पैसा नहीं दिया, जो कोल माइनिंग का जो स्टार्ट करने वाले थे अडानी जी, तो तुरंत $1 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या जो हमारे आरबीआई के जो नुमाइंदे नहीं है, तो उन्होंने क्यों नहीं क्वेश्चन रेज किया कि भाई क्या ड्यू डिलिजेंस किया गया, क्या नहीं किया गया? तो मेरा मानना है कि हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उन पे भी सवाल उठ खड़े होते हैं। और जी हाँ। हिंडनबर्ग ने कहा है कि जब पैसा बाहर जाता है, फिर वो जब घूम के आ जाता है, शेल कंपनियां बाहर हैं, ऑडिटर हैं जो 22, 23, 24 साल के ऑडिटर, एज में 22, 23, 24 साल के हैं, जिन्होंने फ्रेश कंपनी फ्लोट करके और जो ये सारा अकाउंट को ऑडिट किया। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी को, क्या इतनी यंग एक ऑडिटर कंपनी करती है? इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट करने के लिए तो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर चाहिए होते हैं, सारा पता। तो जैसे हिंडनबर्ग ने कहा कि जो ऑडिटर्स को भी मैनिपुलेट किया गया, जो राउंड ट्रिपिंग भी मैनिपुलेट की गई, स्टॉक मार्केट भी मैनिपुलेट किया गया, तो बहुत बड़े लेवल पे एक्यूजेशन है। इसका असर ये होगा कि जो फॉरेन कैपिटल है, वो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसको थोड़ा जो एक दृष्टिकोण उसका रहेगा कि पता नहीं यहाँ क्या क्या गड़बड़ होता है। अरुण कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक ऑप्टिक्स के हिसाब से भी हम देखें तो फटाफट उन्होंने जो है वो निकाल लिया, एक पोस्टर निकाल लिया जिसमें फोटो निकाल लिया जिसमें
नरेंद्र मोदी अडानी साथ साथ एक जहाज में देखे जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि देखिए, पहले नरेंद्र मोदी अडानी के जहाज में बैठते थे जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, और अब जो है प्रधानमंत्री के जहाज में अडानी बैठते हैं, तो कैसे ये एक राज्य स्तर की दोस्ती होकर फिर राष्ट्रीय स्तर की दोस्ती बन गई, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दोस्ती बन गई। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में ये कनेक्शन तो बिठा दिया, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते, जो कि गंभीर विषय पर गंभीर आपकी स्टडी होती है, उसमें आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे कोई 5 बिंदु हैं जिनसे हम ये साबित कर सकें कि सत्ता और कारोबार की जो साठगांठ है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म से जो पूंजी है, बड़ी पूंजी, उससे कांग्रेस पार्टी अलग रही हो। अभी भी अगर तथ्यों के रूप में देखा जाए तो राजस्थान से लेकर और जहां लेफ्ट की सरकार है केरला तक, वहां भी अडानी साहब और उनकी कंपनी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां उनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर 5 ऐसे बिंदु आप बता सकें हमें कि जिससे ये पता चले कि सिद्धांतों को ताक पर रखकर आम आदमी की कीमत पर कुछ कारोबारियों को या एक कारोबारी को फायदा पहुंचाया गया है, ये आप हमें बताइए किस तरह से 2014 से लेकर अब तक की कहानी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उनको लोन मिला बैंकों से, जहां पे जल्दी से लोन मिल गया, जो अक्सर नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपका गियरिंग रेशियो जिसको बोलते हैं, कितना आपने लोन लिया और कितना आपका इक्विटी है, अगर वो बहुत ज्यादा होता है तो लोन बैंक नहीं देते हैं। यहाँ पे बैंकों से लोन मिला, पब्लिक सेक्टर बैंकों से ज्यादा मिला, प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने इतना नहीं दिया। दूसरी बात, LIC ने इन्वेस्ट किया, जबकि म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जबकि म्यूचुअल फंड ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि अगर कहीं प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी बात जो है कि पैसा बहुत सारा आया बाहर से, जो कि इन्वेस्ट किया गया अडानी की कंपनियों में, और वहां पे राउंड ट्रिपिंग का जो वो सवाल उठता है कि कितना पैसा देश से बाहर गया। और जो दुबई वगैरह में जहां पे कि अडानी जी के भाई बैठे हुए हैं और शेल कंपनी के जरिए से पैसा यहाँ पे आया, तो सेबी ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि इतनी तेजी से दाम बढ़े हैं। फिर जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऑडिटर ही जो सर्टिफाई करते हैं कि अकाउंट्स वगैरह सब ठीक हैं। इतने यंग ऑडिटर्स जो 22, 23, 24 साल के ऑडिटर्स हैं, उसकी फर्म जो एक नई फर्म है, वहां से कैसे ऑडिटिंग हो रही है, न कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटिंग फर्म से ऐसी हो रही है। और फिर जैसे कि कहा गया कि कैसे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, और जहां पे एक्सपीरियंस नहीं है अडानी का, वो कंपनियां रन करने का, वो मुद्दे रन करने के, एयरपोर्ट वगैरह कैसे उनको मिल गए, और विदेशों में कैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जहां जहां मोदी जी की विजिट होती है उसके तुरंत बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम जनता को सोचना पड़ेगा कि कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इसमें फंस रही है, प्रधानमंत्री को बचाएंगे वो लोग, तो क्या करेंगे? वो एक इंक्वायरी मुझे लगता है होगी, और वो इंक्वायरी जो होगी उसमें अपने लोग बिठा के इंक्वायरी से रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, जिससे कि इंक्वायरी में ज्यादा कुछ निकले नहीं। तो उससे होगा क्या कि इंक्वायरी लंबी चलेगी, और उतने बीच में जनता जब थोड़ी थक जाएगी, परेशानी जो उनकी कम हो जाएगी, तो उसको फिर लीपापोती करके किया जा सकता है। तो मुझे लगता है लेकिन जेपीसी में तो ऑपोजिशन के लोग भी होंगे, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, तो उसमें ऑपोजिशन की का भी प्रोपोर्शन होगा। जेपीसी मुझे लगता है कि उसमें भी बीजेपी का डोमिनेशन होगा जितना लोकसभा में डोमिनेशन है। हमने पहले भी देखा जेपीसी में, जब ये बात उठी थी हर्षद मेहता के समय पे, तो एक वाक्य पे जेपीसी में बड़ी हंगामा हुआ कि आई विल नॉट लूज स्लीप ओवर द राइज ऑफ द स्टॉक मार्केट। एक सेंटेंस पे बड़ा हंगामा हुआ था, आपको याद होगा 93 में। तो अभी भी ये हो सकता है, और उस समय भी रामेश्वर ठाकुर को रिजाइन करना पड़ा था, फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ा था। जो हर्षद मेहता का एपिसोड हुआ, उनको एक तरह से बलि का बकरा बना दिया था। तो ये भी हो सकता है कि अभी भी कुछ इसी तरह से किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाए, अडानी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जेपीसी को भी डोमिनेट तो यही करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के साथ ज्यादा चांस है कि वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट जजेस उसमें रहे, तो हो सकता है कि कुछ बातें ज्यादा ठीक से खुलासा होके बाहर निकल आए।